हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली क्लास। डेली क्लास में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि यू फील बेटर। और दोस्तों, आज का जो हमारा 9 बजे का क्लास था वो किसी कारणवश अपलोड नहीं हो पाया है, तो उस क्लास को जो है वो 3 बजे तक अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप जो है 3 बजे उस क्लास को देखना ना भूलें। हो सकता है कुछ लेट हो जाए क्योंकि अभी नेटवर्क का बहुत इशू है, तो 3:30 बजे तक वो लगभग अपलोड हो जाएगा, तो उसे देखना ना भूलें। और दोस्तों, अगर आपने आज सुबह का क्लास 6 बजे वाली अटेंड नहीं किया था तो प्लीज़ जल्दी से उस क्लास को जो है आप देख लीजिएगा इस क्लास के एंड होने के बाद। कितने बजे वाली क्लास? तो 6 बजे वाली। तो अगर आपने अभी तक 6 बजे वाली क्लास को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इस क्लास को वॉच कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, जितने भी लोग हैं जल्दी से लाइव आ जाइए क्योंकि हमारा सेशन जो है वो स्टार्ट होने वाला है। साजन जी, प्रियंका जी, अनिल, आलोक, प्रीति, जो सभी हैं जल्दी से आ जाइए। हमारा लाइव सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो आप सभी को गुड आफ्टरनून। तो साजन जी, आप अपने दोस्तों को जल्दी से इनवाइट कीजिए। तो दोस्तों, चलते हैं अब क्वेश्चंस की ओर, ठीक है। तो हमें जो है सबसे कम समय में सबसे ज़्यादा क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करना है, तो इसीलिए अब हम सबसे पहले क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, गेहूं का खाया जाने वाला भाग कौन सा है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से इसका आंसर आपको बताना है कि गेहूं का खाया जाने वाला भाग कौन सा है। तो साजनी, जल्दी से इसका आंसर दीजिए कि गेहूं का खाया जाने वाला भाग कौन सा है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पूरा फल। तो गेहूं का कौन सा भाग खाया जाता है? तो गेहूं जो तो पूरे खाया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। गेहूं का कौन सा भाग खाया जाता है? तो पूरे। अब देखिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपके लिए कि पीलिया रोग किसकी अधिकता के कारण होता है। तो पीलिया रोग जो है वो किसकी अधिकता के कारण होता है। तो जल्दी से आपको कमेंट करना है कि पीलिया रोग जो है किसकी अधिकता के कारण होता है। तो बिलिरुबिन के कारण। किसके कारण? बिलिरुबिन के कारण। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो जल्दी से शेयर कर लें और इस सेशन को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलें। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, पृथ्वी से ग्रहों की भू स्थिर कक्षा की ऊंचाई कितनी है। पृथ्वी से ग्रहों की भू स्थिर कक्षा की ऊंचाई कितनी है। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए कि पृथ्वी से ग्रहों की भू स्थिर कक्षा की ऊंचाई कितनी है। तो दोस्तों, कितनी है? 36,000 किलोमीटर। कितनी है? 36,000 किलोमीटर। और दोस्तों, आपका जितना भी PDF बाकी था वो आज जो है सारे PDF आपको अपलोड कर दिए जाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि सारे क्वेश्चनों का जो है हम एक ही PDF में ऐड कर लें। तो दोस्तों, आज जो है आपको सारा PDF मिल जाएगा, तो PDF की चिंता ना करें, वो आपको आज जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे या नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप पे, जो दोनों पे भेज दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भ में शिशु के लिंग की पहचान किस विधि से होता है। तो अब आपको बताना है कि गर्भ में शिशु के लिंग की पहचान किस विधि से की जाती है। तो जल्दी से इसका आंसर कीजिए कि गर्भ में शिशु का जो है पहचान किस विधि से किया जाता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, एमनियोसेंटिस से। किससे क्या जाता है? एमनियोसेंटेसिस से। किससे? एमनियोसेंटेसिस से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अब देखिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में फ्रिज को सबसे ऊपर रखने का क्या कारण है। अब आपको जल्दी से आंसर करना है कि रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर को सबसे ऊपर क्यों रखा जाता है। तो दोस्तों, रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर को सबसे ऊपर क्यों रखा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जिससे वह संवहन धाराएं स्थापित कर अंदर के पूरे भाग को ठंडा कर सके। तो रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर को ऊपर क्यों रखा जाता है? जिससे कि वह अंदर के पूरे भाग को जो है ठंडा कर सके। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी। अब देखिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर एक बहुलक है। प्राकृतिक रबर जो है वो किसका जो है पॉलीमर है, यानी बहुलक है। तो जल्दी से आपको आंसर बताना है कि प्राकृतिक रबर जो है किसका एक बहुलक है। ये क्वेश्चन जो है वो 12th की केमिस्ट्री का है, तो आपको बताना है कि प्राकृतिक रबर एक बहुलक है। किसका है? किसका है? आइसोप्रीन का। किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। तो आइसोप्रीन किसका बहुलक है? रबर का। हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। अब देखिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी को पता होगा कि माँ के दूध से शिशु को सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ क्या मिलता है।
अब आपको जल्दी बताना है कि माँ के दूध से शिशु को सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ क्या मिलता है। तो जल्दी से आंसर कीजिए, क्या मिलता है? एंटीबॉडीज। क्या मिलता है? एंटीबॉडीज। तो माँ के दूध से शिशु को सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ क्या मिलता है? एंटीबॉडीज। अब देखिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस रोग के उपचार के लिए अश्वगंधा से प्राप्त किया जाने वाला रेजरपाइन का इस्तेमाल किया जाता है? क्वेश्चन है, किस रोग के उपचार के लिए सर्पगंधा से प्राप्त होने वाले रेजरपाइन का इस्तेमाल किया जाता है? तो किस रोग के उपचार के लिए अश्वगंधा से प्राप्त होने वाले रेजरपाइन का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों उच्च रक्तचाप के लिए, यानी ब्लड प्रेशर के लिए, जिसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है उसके लिए रेजरपाइन का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शरीर में निम्न में से किसके निर्माण हेतु विटामिन B12 तथा फॉलिक अम्ल आवश्यकता होती है? तो शरीर में जो है B12 और फॉलिक अम्ल जो है किसका निर्माण करता है? तो दोस्तों जल्दी से कमेंट कीजिए और इसका आंसर बताइए कि शरीर में निम्न में से किसके निर्माण हेतु विटामिन B12 तथा फॉलिक अम्ल की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों किसके लिए? लाल रक्त कणिकाएं के लिए। किसके लिए? लाल रक्त कणिकाएं के निर्माण के लिए B12 और फॉलिक एसिड का आवश्यकता पड़ता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण छिद्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो जितने भी लोग हैं जल्दी से इसका आंसर दीजिए कि कृष्ण छिद्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? निशु, प्रियंका, आलोक, साजन जी, प्रभाकर, पूजा, जितने भी लोग हैं जल्दी से इसका आंसर दीजिए कि कृष्ण छिद्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो दोस्तों किसने प्रतिपादित किया था? तो एस चंद्रशेखर ने। किसने किया था? एस चंद्रशेखर ने। हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? सी। अब देखिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय चावल शोध संस्थान जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो जल्दी से कमेंट कीजिए, कहाँ स्थित है? कटक में। कहाँ स्थित है? कटक में। तो केंद्रीय चावल शोध संस्थान जो है कहाँ पे स्थित है? कटक में। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट आने से मौसम का क्या संकेत मिलता है? तो आपको बताना है कि बैरोमीटर के रीडिंग में अचानक गिरावट आने से कैसा मौसम का संकेत मिलता है। जल्दी से कमेंट कीजिए कि बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट आने से कैसा मौसम का संकेत मिलता है। तो दोस्तों कैसा संकेत मिलता है? तूफानी का, यानी तूफान आने की संभावना रहती है। तो बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट होने से किसका संकेत मिलता है? तूफानी का, यानी तूफान का। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों के परीक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा रसायन प्रयुक्त किया जाता है? अब आपको बताना है कि खाद्य पदार्थों के परीक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा रसायन प्रयुक्त किया जाता है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बेंजोइक एसिड। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु किसका उपयोग किया जाता है? बेंजोइक एसिड का। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? डी। अब देखिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा सुधारक है। मृदा सुधारक जो है वो क्या है? तो जल्दी से आपको बताना है कि मृदा सुधारक जो है निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों कौन सा है? जिप्सम। कौन सा है? जिप्सम। और जिप्स का उपयोग किस में किया जाता है? मृदा के अलावा और किस में किया जाता है? तो किसी भी व्यक्ति का अगर हाथ टूट जाए, पाँव टूट जाए, तो उसमें क्या होता है? प्लास्टर किया जाता है, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का लेप लगाया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में जो किसको मिलाया जाता है? जिप्स को। जिप्सम और वाटर के साथ अभिक्रिया करके क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो मृदा सुधारक कौन सा है? जिप्सम। अब देखिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है कि त्वचा का रंग किसके कारण होता है? अब आपको बताना है कि त्वचा का जो रंग है वो किसके कारण होता है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए, त्वचा का रंग किसके कारण होता है? तो दोस्तों किसके कारण होता है? मेलानिन के कारण। किसके कारण? मेलानिन के कारण। तो त्वचा का रंग जो है किसके कारण होता है? मेलानिन के कारण। अब देखिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शाकनाशी नहीं है? अब आपको बताना है कि निम्न में से कौन शाकनाशी नहीं है, यानी कीट पतंग जो होते हैं उसको नाश करने वाला नहीं है। तो जल्दी से बताइए कि निम्न में से कौन शाकनाशी नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? DDC। क्या हो जाएगा? DDC। DDC जो है एक शाकनाशी नहीं है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलिया रोग जो है वो शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? यह क्वेश्चन तो आपके लिए बहुत ही ईजी होगा क्योंकि हमने 2 दिन पहले इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया था कि पीलिया रोग जो है शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है।
तो जल्दी से कमेंट कीजिए कि पीलिया रोग जो है वो शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है। तो दोस्तों किस भाग को प्रभावित करता है? यकृत को। किस भाग को? यकृत को। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो साजन जी जल्दी से इसका आंसर क्या हो जाएगा? यकृत। अब देखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्वेश्चन क्या है, लाइकेन जिन दो वर्गों के पौधों से मिलकर बनता है वो पौधा कौन सा है? नहीं, वो पौधे जो मिलकर बनता है वो दो वर्ग कौन से हैं? अब आपको जल्दी से कमेंट करना है कि लाइकेन जिन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बनता है वो कौन सा है। अब जल्दी से कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो हो जाएगा कवक और शैवाल। तो लाइकेन जिन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बनता है वो कौन से हैं? कवक और शैवाल। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? डी। अब देखिए यहाँ पे कहाँ चला गया, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, सॉरी फॉर दिस एरर। हाँ देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। प्रकाश का रंग जो है किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? यह क्वेश्चन तो हमने क्लास में भी किया था कि प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। तो किसके द्वारा निर्धारित होता है प्रकाश का रंग? तो जल्दी से कमेंट कीजिए किसके द्वारा प्रकाश का रंग जो है निर्धारित होता है। तो किसके द्वारा? तरंग दैर्घ्य के द्वारा। किसके द्वारा? तरंग दैर्घ्य के द्वारा। तो प्रकाश का रंग जो है वो किसके द्वारा निर्धारित होता है? तरंग दैर्घ्य के द्वारा। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। अगर आपने पिछली कक्षाओं को अटेंड किया होगा तो आपको जरूर पता होगा कि प्रकाश का रंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? तरंग दैर्घ्य के द्वारा। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चमगादड़ों द्वारा परागकण क्या कहलाता है? अब जल्दी से कमेंट कीजिए कि चमगादड़ों द्वारा परागकण क्या कहलाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चेरेप्टोफिली। क्या हो जाएगा? चेरेप्टोफिली। तो चमगादड़ द्वारा परागण क्या कहलाता है? चेरेप्टोफिली। अब यहाँ पे देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टमाटर का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो टमाटर का कौन सा भाग हम खाते हैं? तो जल्दी से कमेंट कीजिए कि टमाटर का कौन सा भाग जो है वो खाने योग्य है। तो टमाटर तो हम क्या करते हैं? पूरे खाते हैं, ठीक है। टमाटर को जो है हम पूरे खाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। टमाटर को खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो संपूर्ण फल। अब देखिए दोस्तों यहाँ क्या क्वेश्चन है हमारा, निम्न में सबसे अधिक प्रत्यास्थ है। निम्न में सबसे अधिक कौन प्रत्यास्थ है? जल्दी से इसका कमेंट करके आंसर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है। तो दोस्तों इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इस्पात। क्या हो जाएगा? इस्पात। निम्नलिखित में सबसे अधिक प्रत्यास्थ क्या है? तो इस्पात। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रक्त अल्पता का कारण नहीं है? अब आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त जो है वो अल्पता का कारण नहीं है। तो जल्दी से आपको कमेंट करके आंसर बताना है कि कौन सा रक्त जो अल्पता का कारण नहीं है। तो दोस्तों कौन सा है? नियासिन। कौन सा? नियासिन। तो कौन सा रक्त अल्पता का कारण नहीं है? तो नियासिन। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या बोलता है? कौन रक्त अल्पता का कारण नहीं है? तो नियासिन। और नियासिन जो है किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि नियासिन जो है वो किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो जल्दी से बताइए कि नियासिन जो है वो किस विटामिन का रासायनिक नाम है। अगर आपने हमारा फर्स्ट क्लास अटेंड किया होगा तो आपको जरूर पता होगा कि नियासिन जो है किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तब तक चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मनुष्य के शरीर के कुल वजन में खनिजों का अंश कितना प्रतिशत होता है? अब आप बताइए कि मनुष्य के शरीर में जो है कुल वजन का जो है कितना प्रतिशत भाग खनिज होता है? तो जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4%। तो मनुष्य के शरीर के कुल वजन में खनिजों का अंश कितना होता है? 4%। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन हमने कुछ देर पहले ही टाइटल किया था कि पीलिया रोग शरीर के किस भाग में गड़बड़ी से होता है? तो जल्दी से कमेंट कीजिए कि पीलिया रोग जो है वो शरीर के किस भाग में गड़बड़ी से होता है? तो किस भाग में? लीवर में। किस में? लीवर में। तो पीलिया रोग जो है वो शरीर के किस भाग में गड़बड़ी से होता है? तो लीवर में गड़बड़ी से होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। दोस्तों इस सेशन से आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या नहीं तो हमारा फेसबुक पेज है डेली क्लास 27, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, या हमारा टेलीग्राम ग्रुप में जो है मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक जो आपके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से आप जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अब नेक्स्ट है, आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है।
आकाशगंगा को जो है किससे वर्गीकृत की गई है। तो जल्दी से आपको आंसर बताना है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आकाशगंगा को जो है किस रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो दोस्तों किस रूप में वर्गीकृत किया गया है, सर्पाकार गैलेक्सी के रूप में। किसके रूप में, सर्पाकार गैलेक्सी के रूप में। तो आकाशगंगा को सर्पाकार गैलेक्सी के रूप में वर्गीकृत किया गया है, यानी बांटा गया है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब आपको बताना है कि सूर्य की ऊर्जा जो है वो किसके द्वारा उत्पन्न होती है। तो अगर आप अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे तो आपको जरूर इसका आंसर पता होगा कि सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न किसके कारण होती है। तो साजन, अनिल, प्रियंका, आलोक, जितने भी लोग हैं, नीशु, जल्दी से इसका आंसर बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। नीरज, जल्दी से आंसर दीजिए इसका कि सूर्य की ऊर्जा जो है किसके द्वारा उत्पन्न होती है। तो दोस्तों नाभिकीय संलयन के द्वारा। किसके द्वारा, नाभिकीय संलयन के द्वारा। क्योंकि यह क्वेश्चन हमने कल ही जो है प्रैक्टिस किया था कि सूर्य की ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है, तो नाभिकीय संलयन के द्वारा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है। अब आपको बताना है कि शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑर्थोप्लास्टी जो है वो क्या है एक। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट कीजिए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है, कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन लरो या उडो हार्मोन्स कहलाता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा हार्मोन्स लरो या उडो हार्मोन्स कहलाता है। क्या क्वेश्चन है, लरो या उडो हार्मोन्स। तो जल्दी से बताइए कि कौन सा हार्मोन्स लरो या उडो हार्मोन्स कहलाता है। तो कौन सा हार्मोन कहलाता है, तो एड्रेनलिन। कौन सा, एड्रेनलिन। एड्रेनलिन हार्मोन को लरो या उडो हार्मोन्स भी कहते हैं। तो दोस्तों डेली क्लास आपको अच्छे से प्रैक्टिस के लिए आज जो है सारे पीडीएफ दे दिया जाएगा, तो आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें आपको आंसर नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अगर हम आंसर दे देते हैं तो आपको जो है अच्छे से तैयारी नहीं हो पाएगी। तो आपको जो है खुद से क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से उसको टिक करना है कि कौन सा आंसर इसका सही होगा। क्योंकि यहाँ पे अगर आप क्लास करके जाते हैं, अगर हम उसमें आंसर दे दें तो आप अच्छे से स्टडी नहीं कर पाएंगे, तो उसमें जो आपको आंसर नहीं मिलेगा। तो आपको जो बस यहाँ पे क्वेश्चन देखना है और उस क्वेश्चन और पीडीएफ जो मिलेगा उसमें से आपको प्रैक्टिस करना है। और आंसर का लिंक जो है वो आपको पीडीएफ के नीचे दे दिया जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है। तो साजन जल्दी से इसका आंसर दीजिए कि प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से इसका आंसर दीजिए कि प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है। तो नियॉन। कौन सी गैस है, नियॉन गैस। तो प्रकाशीय सजावट में प्रयुक्त होने वाली कौन सी गैस है, नियॉन। हमारा सही ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, डी। नीशु जी जल्दी से आंसर कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक पदार्थ नहीं है। प्रियंका जल्दी से आंसर कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक पदार्थ नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा विस्फोटक पदार्थ नहीं है। तो कौन सा है, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन जो है वो एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। कौन सा विस्फोटक पदार्थ नहीं है, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। अब देखिए यहाँ पे है, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। अब आपको जल्दी से बताना है कि किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो साजन इसका जल्दी से आंसर दीजिए, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6 या विटामिन B12। तो किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। तो दोस्तों किस विटामिन में, तो विटामिन B12 में। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। तो जल्दी से इसका आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन B12। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को कोई क्षति नहीं पहुँचाता है। अब आप बताइए कि निम्नलिखित में से कौन जो है जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को कोई क्षति नहीं होता है। यानी किस बम से जो है मानव को क्षति होता है लेकिन भवन सबको कोई क्षति नहीं होता है। तो कौन सा बम है वो, जल्दी से आंसर कीजिए। बिल्कुल सही आंसर करें, क्या आंसर हो जाएगा इसका सही।
तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन बम। कौन सा बम, न्यूट्रॉन बम। न्यूट्रॉन बम से जो है उससे भवनों को कोई क्षति नहीं होता है, ओनली यानी जितने भी जीव जंतु हैं उनको क्षति होता है। तो न्यूट्रॉन बम से किन को क्षति होता है, तो मानव जाति को। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है सीवी रमन। सीवी रमन का तो आप सभी ने नाम सुना होगा। तो सीवी रमन को किस विशिष्ट अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अब आप बताइए कि सीवी रमन को किस विशिष्ट अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो जल्दी से आपको कमेंट करके आंसर बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों किसके कारण सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो प्रकाश के प्रकीर्णन की विशिष्ट अध्ययन के कारण। किसके कारण, प्रकाश की प्रकीर्णन के विशिष्ट अध्ययन के कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रोटीन को दूसरे प्रोटीन के पास लाने में विद्युत स्थितिक ऊर्जा कौन सी है, वैद्युत स्थितिक ऊर्जा। तो एक प्रोटीन को दूसरे प्रोटीन के पास लाने में वैद्युत स्थितिक ऊर्जा जो है वो क्या होता है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों एक प्रोटीन को दूसरे प्रोटीन के पास लाने में वैद्युत स्थितिक ऊर्जा जो है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे इस सेशन को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से इस सेशन को लाइक कर लें और हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, विटामिन के का क्या काम है। अब आपको जल्दी से बताना है कि विटामिन के का क्या कार्य है। तो दोस्तों जल्दी से बताइए कि विटामिन के का क्या कार्य है। तो पीडीएफ पे काम चल रहा है, आज जो है आपको सारा पीडीएफ जो है प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो उससे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या है, विटामिन के का कार्य क्या है। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, रक्त का थक्का जमाना। आप सभी को पता है कि विटामिन के का क्या काम है, रक्त का थक्का जमाना। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, बी। विटामिन के का क्या कार्य है, रक्त का थक्का जमाना। अब देखिए यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड से ऑक्सीजन बनाने में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। तो पोटेशियम क्लोराइड से ऑक्सीजन बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता दूं कि 3 से 4 रोज आपको जीके का क्लास नहीं चलेगा, उसमें आपको ऑर्गेनाइजेशन, उनके हेडक्वार्टर, उसके बाद विटामिन, रिवर्स, कंट्रीज, स्टेट, इन सब से क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, जिससे कि आपको एग्जाम में कुल 27 क्वेश्चन आते हैं। तो 4 दिन के अंदर जो हमको जो है कुल 27 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करना है। किसी साल 27 क्वेश्चन आते हैं, किसी साल 20 क्वेश्चन आते हैं। तो उन 20 से 27 क्वेश्चन का प्रैक्टिस जो हम 4 से 5 दिन में कर लेंगे। तो उस समय में जो है हमारा क्या होगा, जीके जीएस का क्लास जो है वो स्टॉप रहेगा। तो उसमें हम जीके जीएस का रिवीजन करेंगे, यानी पिछले क्वेश्चनों को जो है हम रिवीजन करेंगे। तो अभी जो है कुछ दिन चलेगा ये क्लास, फिर 3 से 4 रोज है ये जीके जीएस का क्लास क्लोज हो जाएगा। उसमें हम 2-2 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि हेडक्वार्टर से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, उसके बाद नदी से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, डैम से 2 नंबर का आता है। तो इन सब क्वेश्चनों का हम प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या था, पोटेशियम क्लोराइड से ऑक्सीजन बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, डूबते सूर्य का रंग लाल निम्न में से किसके कारण होता है। अब आप बताइए कि डूबते हुए सूर्य का रंग जो लाल किसके कारण से होता है। तो इसका आंसर तो जल्दी से कीजिए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डूबते हुए सूरज का रंग लाल क्यों होता है। तो साजन, अनिल, प्रियंका, आलोक, जितने भी लोग हैं जल्दी से आंसर कीजिए। निशु, नीरज। तो डूबते हुए सूरज का रंग जो है वो लाल किसके कारण होता है, तो प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश की प्रकीर्णन के कारण डूबते हुए सूर्य का रंग जो है वो लाल होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब देखिए उससे भी इजी क्वेश्चन तो ये है कि मोटर कार की साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। यह तो बच्चे वाली क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर को कमेंट बॉक्स में देना है। सभी लोगों को इसका आंसर देना है कि मोटरसाइकिल के साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो जल्दी से सभी लोग कमेंट कीजिए। प्रियंका, आलोक जल्दी से कमेंट कीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। तो मोटर कार की साइड मिरर में किसका उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, आसमान में बादल छाए रहने पर हमें गर्मी क्यों लगती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, आसमान में बादल छाए रहने पर हमें गर्मी क्यों लगती है। तो जल्दी से इसका आंसर देना है, क्यों लगती है गर्मी। तो बादल उष्मा का जो है क्या होता है, कुचालक होता है। तो बादल उष्मा का कुचालक होता है, इसीलिए आसमान में बादल छाए रहने पर हमें गर्मी लगती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा,
ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायित्व है? तो अम्लीय वर्षा के लिए कौन सा गैस जो है वो उत्तरदायित्व है, यानी कौन सा अम्ल उत्तरदायित्व है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा अम्ल जो है वो वायुमंडल में वर्षा अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायित्व है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों कौन सी गैस है वो? तो SO2 सल्फर ऑक्साइड। तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायित्व है? तो SO2। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है, क्लोरोफिल की संरचना में कौन सा पोषक तत्व शामिल है? तो जल्दी से कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल की संरचना में कौन सा पोषक तत्व शामिल है? तो मैग्नीशियम। अब क्वेश्चन है हमारा, दुग्ध ज्वर किसकी कमी से होता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए कि दुग्ध ज्वर किसकी कमी से होता है? तो दोस्तों किसकी कमी से होता है? कैल्शियम की कमी से। तो दुग्ध ज्वर किसकी कमी से होता है? कैल्शियम की कमी से। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो जल्दी से इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, करनाल बंट रोग किस फसल से संबंधित है? क्वेश्चन क्या है? करनाल बंट। तो करनाल बंट रोग जो है वो किस फसल से संबंधित है? तो जल्दी से कमेंट कीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? करनाल बंट रोग किस फसल से संबंधित है? तो दोस्तों किस फसल से संबंधित है? गेहूं से। किस फसल से? गेहूं से। करनाल बंट रोग जो है वो किस फसल से संबंधित है? गेहूं फसल से। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, धान में होने वाला रोग कौन? खैरा रोग किसकी कमी से होता है? तो धान में खैरा रोग जो है वो किसकी कमी से होता है? यह क्वेश्चन तो हमने कल सुबह ही प्रैक्टिस किया था कि धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है। तो जल्दी से आंसर कीजिए, किसकी कमी से? जस्ता की कमी से। किसकी कमी से होता है? जस्ता की कमी से होता है। तो धान में खैरा रोग जस्ता की कमी से होता है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरल पदार्थों से होकर न गुजर सकने वाली भूकंपीय लहर कौन सी है? तो अब आप बताइए कि तरल पदार्थों से होकर न गुजर सकने वाली भूकंपीय लहर कौन सी है? तो दोस्तों कौन सी है? एस। तरल पदार्थों से होकर न गुजर सकने वाली भूकंपीय लहर कौन सी है? तो एस टाइप। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, वनस्पति घी के निर्माण में किस गैस का उपयोग होता है? अब आप बताइए कि वनस्पति घी के निर्माण में किस गैस का उपयोग होता है? तो दोस्तों किस गैस का उपयोग होता है? तो H2 यानी हाइड्रोजन का। तो वनस्पति घी के निर्माण में किस गैस का उपयोग होता है? हाइड्रोजन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध को कुछ देर खुले में रखे जाने पर उसका स्वाद खट्टा किसके कारण होता है? अगर हम दूध को कुछ देर तक खुले में रख दें तो उसका स्वाद कैसा हो जाता है? खट्टा। तो यह किसके कारण होता है? तो दूध का खट्टा होना किसके कारण होता है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण। किसके कारण? लैक्टिक अम्ल के कारण। तो दूध का खट्टा होना किसके कारण होता है? लैक्टिक अम्ल के कारण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रभावित करने वाला पदार्थ कौन सा है? क्वेश्चन क्या है? ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रभावित करने वाला पदार्थ कौन सा है? तो दोस्तों कौन सा पदार्थ है? तो ग्रेफाइट। कौन सा पदार्थ है? ग्रेफाइट। तो ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रभावित करने वाला कौन सा पदार्थ है? ग्रेफाइट। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, शीशे का संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो किस अम्ल का प्रयोग होता है? सल्फ्यूरिक एसिड का। सल्फ्यूरिक एसिड का। तो शीशे के संचयन वाले सेल में सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग हो जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, यूकेलिप्टस के वृक्ष अधिक संख्या में कहाँ पाए जाते हैं? यानी सबसे ज़्यादा वृद्धि करने वाला वृक्ष कौन सा है? यूकेलिप्टस। तो इसका वृक्ष जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो यूकेलिप्टस में जितना पानी देंगे उतना ज़्यादा ये ग्रोथ करेगा। तो यूकेलिप्टस का वृक्ष सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों कहाँ पाया जाता है? तो नीलगिरी की पहाड़ियों में। तो नीलगिरी की पहाड़ियों में यूकेलिप्टस के वृक्ष पाए जाते हैं। तो यूकेलिप्टस का वृक्ष कहाँ पाया जाता है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ में। और इस पेड़ की खासियत यह है कि इसमें जितना हम पानी देंगे उतना ज़्यादा ये ग्रोथ करेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तेजना के समय निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है? तो उत्तेजना के समय निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है? तो जल्दी से कमेंट कीजिए कि उत्तेजना के समय निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन सबसे अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है? तो कौन सा हार्मोन? एड्रिनलीज। कौन सा? एड्रिनलीज। तो इसका दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा? सी।
अब देखिए यहाँ क्वेश्चन है, पौधों में प्रोटीन निर्माण के लिए मुख्य आवश्यक तत्व कौन सा है। तो पौधों में प्रोटीन निर्माण के लिए मुख्य आवश्यक तत्व कौन से हैं। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए कि पौधों में प्रोटीन निर्माण के लिए मुख्य आवश्यक तत्व कौन सा है। तो कौन सा है, नाइट्रोजन। कौन सा, नाइट्रोजन। तो पौधों में प्रोटीन के निर्माण में मुख्य आवश्यक तत्व है नाइट्रोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है। तो साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है, तो कोशिका द्रव्य का। किसका विभाजन होता है, कोशिका द्रव्य का। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, नाइट्रोजन जीवाणु होते हैं। अब आपको बताना है कि नाइट्रोजन जीवाणु जो है वो कैसा होता है, मृतपोषी, परजीवी, स्वपोषी या प्रकाशानुवर्तन। तो नाइट्रोजन जो है वो कैसा जीवाणु होता है, तो वो होता है परजीवी। कैसा जीवाणु होता है, परजीवी जीवाणु होता है। तो नाइट्रोजन कैसा जीवाणु है, परजीवी। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन हमने कल रात में भी प्रैक्टिस किया था कि प्रकाश संश्लेषण एवं शोषण दोनों के लिए आवश्यक होता है। तो अब जल्दी से बताइए कि प्रकाश संश्लेषण एवं शोषण के लिए क्या चीज़ जो है आवश्यकता पड़ती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण एवं शोषण दोनों के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो साइटोक्रोम की। किसकी आवश्यकता होती है, साइटोक्रोम की। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, डीएनए किस में पाया जाता है। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जल्दी से आंसर कीजिए कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि यह क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में आ सकता है कि डीएनए किसका संक्षिप्त रूप है। तो डीएनए जो है किसका संक्षिप्त रूप है, तो डायऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डायऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डायऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डायऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और यह किस में पाया जाता है, तो यह पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। किस में पाया जाता है डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हेल मछली किस वर्ग में आती है। यह क्वेश्चन जो है बिहार सचिवालय एग्जाम 2010 में पूछा गया था कि व्हेल मछली किस वर्ग में आती है। हमारे पास सारे क्वेश्चन हैं, तो यह क्वेश्चन जो है किसका है, यह क्वेश्चन जो है बिहार सचिवालय एग्जाम 2010 में पूछा गया था कि व्हेल मछली किस वर्ग के अंतर्गत आती है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए किसके अंतर्गत आती है, तो स्तनधारी जीव के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, स्तनधारी जीव के अंतर्गत। तो व्हेल मछली किस वर्ग के अंतर्गत आती है, तो स्तनधारी के अंतर्गत। अब देखिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के अंदर सूचनाओं का प्रवाह कैसे होता है। अब आप ये बताइए कि कोशिकाओं के अंदर जो सूचनाओं का प्रवाह कैसे होता है, तो किसके द्वारा होता है, तो राइबोसोम के द्वारा। किसके द्वारा, राइबोसोम के द्वारा। तो कोशिकाओं के अंदर सूचनाओं का प्रवाह राइबोसोम के द्वारा होता है। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन हमारा बहुत ही इजी जा रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन जो है हमारे लिए बहुत ही इजी है कि वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि दाब का एसआई मात्रक जो है वो क्या होता है, पास्कल। तो वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या होगा, तो ऑफिशियली वायुमंडलीय दाब का मात्रक का यूनिट भी जो है क्या होगा, पास्कल में ही होगा। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। जल्दी से आंसर बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है, 10⁵ पास्कल। कितना होता है, 10⁵ पास्कल, यानी 10 का पावर 5, 10⁵ पास्कल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। वायुमंडलीय दाब का मान होता है 10⁵ पास्कल। अब देखिए यहाँ पे रोग से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है हमारा, पनामा रोग किससे संबंधित है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए और इसका आंसर बताइए कि पनामा रोग जो है किससे संबंधित है। तो दोस्तों किससे संबंधित है पनामा रोग, केला से। किससे संबंधित है, केला से। तो केला में जो है पनामा रोग होता है। तो पनामा रोग किससे संबंधित है, केला से। तो यह जो है पनामा रोग जो है वो केला के साइज को जो है बढ़ने नहीं देता है और पेड़ को जो है वो धीरे धीरे सुखाने लगता है। अब देखिए क्या है, डॉक्टरों द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला स्टेथोस्कोप का सिद्धांत किस पर कार्य करता है। तो स्टेथोस्कोप का सिद्धांत जो है वो क्या है। तो जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है कि डॉक्टरों द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों स्टेथोस्कोप जो है वो क्या है, जैसे कि आप देखते होंगे डॉक्टर जो गले में लगा के घूमते रहते हैं और उसको जब धमनी का स्पीड चेक करना रहता है तो क्या करते हैं, यानी दिल की धड़कन चेक करना रहता है तो वो कान में लगाता है हेडफोन जैसे और वहाँ पे रख के उसका जो है आवाज़ सुनता है। तो स्टेथोस्कोप का सिद्धांत क्या है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा,
परावर्तन। तो डॉक्टरों द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परावर्तन के सिद्धांत पर। किस सिद्धांत पर? परावर्तन के सिद्धांत पर। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है एथलीट फुट। तो एथलीट फुट नामक बीमारी किसके कारण होता है? तो प्रियंका, निशा, साजन यादव, जल्दी से आपको इसका आंसर बताना है कि एथलीट फुट नामक बीमारी किसके कारण होता है। प्रभाकर जी, प्रीति, पूजा, नीरज, जल्दी से इसका आंसर बताइए कि एथलीट फुट नामक बीमारी किसके कारण होता है। तो दोस्तों फंगस संक्रमण के कारण। किसके कारण? फंगस संक्रमण के कारण होता है। तो एथलीट फुट नामक बीमारी जो है वो फंगस संक्रमण के कारण होता है। अब बताइए कि अम्ल वर्षा जो होती है उसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो अम्ल वर्षा में किसकी अधिकता होती है? तो जल्दी से बताइए कि अम्ल वर्षा में कौन सा अम्ल सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो दोस्तों कौन सा अम्ल? सल्फर यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। हमने पहले इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा किया था कि अम्ल वर्षा में किसकी अधिकता होती है? सल्फ्यूरिक अम्ल की। किसकी? सल्फ्यूरिक अम्ल की। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है चूहा के विष का रासायनिक नाम क्या है? अब आप बताइए कि चूहा के विष का रासायनिक नाम क्या है? तो जल्दी से आपको कमेंट करना और इसका आंसर बताना कि चूहा के विष का रासायनिक नाम क्या है, यानी चूहा को मारने वाला जहर का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों इसका नाम क्या है? जिंक फास्फाइड। क्या नाम है? जिंक फास्फाइड। क्या नाम है? जिंक फास्फाइड। तो चूहे के जहर का क्या नाम है? जिंक फास्फाइड। तो अक्सर हम लोग घर में जो है चूहे मारने का दवा जो है यूज करते हैं, तो उस पर देखिएगा लिखा रहता है केमिकल नेम्स में जिंक फास्फाइड। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है विटामिन जो किसी भी साग सब्जी द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, कौन सा विटामिन जो है वो साग सब्जी के द्वारा प्राप्त नहीं होता है? तो दोस्तों जल्दी से इसका आंसर बताइए कौन सा विटामिन जो है वो साग सब्जी द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो विटामिन डी। विटामिन डी जो है वो साग सब्जी से प्राप्त नहीं होता है। तो अब आप बताइए कि विटामिन डी जो है हमें कैसे मिलता है? तो विटामिन डी जो है जिसे हम गरीबों का विटामिन कहते हैं वो किससे प्राप्त होता है? अगर साग सब्जी से प्राप्त नहीं होता है तो विटामिन डी जो है वो किससे प्राप्त होता है? तो दोस्तों वो किससे प्राप्त होता है? सूरज की प्रकाश से। किससे प्राप्त होता है? सूरज की प्रकाश से। तो विटामिन जो किसी भी साग सब्जी द्वारा प्राप्त नहीं होता है वो कौन सा है? विटामिन डी, जिसे हम गरीबों का विटामिन भी कहते हैं, और यह जो है किससे प्राप्त होता है? सूरज के प्रकाश से। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन है सोडा से अल्कोहल किस विधि से बनाई जाती है? सोडा का यूज जो हम किस में करते हैं? बम बनाने में भी करते हैं। तो सोडा से अल्कोहल किस विधि से बनाई जाती है? तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विस्फोटक पदार्थ में भी हम सोडा का यूज करते हैं। तो सोडा से अल्कोहल किस विधि से बनाई जाती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? किण्वन विधि से। किस विधि से सोडा से अल्कोहल बनाया जाता है, अलग किया जाता है? तो किण्वन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब देखिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? अब आप जल्दी से बताइए कि किसने कहा था कि राम और रहीम जो है वो एक ही ईश्वर के दो नाम हैं? तो दोस्तों किसने कहा था? कबीरदास ने। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। एक्चुअली में इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस जो है हम पहले से ही कर चुके हैं, तो आपको जल्दी जल्दी से इसका आंसर देना है और जल्दी से इस सेशन को एंड करना है। तो किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग रूप हैं? कबीरदास। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किस नृत्य का उद्भव उत्तर भारत में हुआ था? तो निम्नलिखित में से किस नृत्य का उद्भव जो है उत्तर भारत में हुआ था? तो किस नृत्य का? कथक का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इकेबाना जापानी कला क्या है? अब आपको बताना है कि इकेबाना जापानी कला जो है वो क्या है। तो दोस्तों ये क्या है? इकेबाना जापानी कला जो है वो क्या है? तो फूलों की व्यवस्था की एक कला है। तो फूलों की व्यवस्था की एक कला क्या है? इकेबानी। तो फूलों की व्यवस्था की कला इकेबानी जो वो कहाँ की है? तो जापान की। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कलमकारी लोक कला का संबंध किस राज्य से है? अब आप बताइए कि कलमकारी लोक कला का संबंध जो है वो भारत के किस राज्य से है? तो जल्दी से कमेंट कीजिए। प्रियंका जल्दी से इसका आंसर दीजिए। कलमकारी लोक कला का संबंध किस राज्य से है? किस राज्य से? आंध्र प्रदेश से। किस राज्य से? आंध्र प्रदेश से। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है बड़े गुलाम अली किस घराना से संबंधित थे?
अब आपको बताना है कि बड़े गुलाम अली किस घराना से संबंधित थे। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए, कहाँ किससे संबंधित थे? तो पटियाला घराना से। किस घराना से? पटियाला घराना से। तो बड़े गुलाम अली किस घराना से संबंधित थे? पटियाला घराना से। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर किस वाद्य यंत्र को बहुत ही कुशलता से बजाते थे? क्वेश्चन क्या है, मुगल सम्राट अकबर किस वाद्य यंत्र को बहुत ही कुशलता से बजाते थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मुगल सम्राट जो है किस वाद्य यंत्र को सबसे अधिक मतलब सबसे अच्छे तरीका से बजाते थे? तो नक्कारा। किस वाद्य यंत्र को? नक्कारा को। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, मुगल शैली के विश्व प्रसिद्ध चित्र बैलगाड़ी का चित्रण किसने किया? तो मुगल काल का जो सबसे प्रसिद्ध चित्र था कौन सा? बैलगाड़ी का। वो किसने बनाया था? तो बैलगाड़ी का चित्र जो है मुगल काल के समय में किसने बनवाया था? किसने बनाया था? तो उस चित्रकार का क्या नाम है? तो अबुल हसन। किसने बनाया था? अबुल हसन ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो अबुल हसन मुगल काल के जो है सबसे बड़े चित्रकार थे, यानी विश्व प्रसिद्ध चित्र बनाए थे इन्होंने बैलगाड़ी की। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, किस सिख गुरु के पश्चात सिख गुरु का वंशानुगत हो गया? तो किस सिख गुरु के पश्चात जो है सिख गुरु का पद जो है वो वंशानुगत हो गया? तो दोस्तों इसका आंसर जल्दी से दीजिए, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? शाहजहां, जल्दी से इसका आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, क्या आंसर हो जाएगा? गुरु रामदास। तो किस सिख गुरु के पश्चात गुरु का पद जो है वंशानुगत हो गया? तो गुरु रामदास के बाद। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है कि मखलीपुत्र गोसाल किस धर्म का प्रवर्तक था? तो मखलीपुत्र गोसाल जो है वो किस धर्म का प्रवर्तक था? तो जल्दी से कमेंट कीजिए, किस धर्म का प्रवर्तक था? तो आजीवक धर्म का। किस धर्म का? आजीवक धर्म का। तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ए। प्रियंका आपका कमेंट नहीं आ रहा है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। शाहजहां जल्दी से आंसर कीजिए। क्वेश्चन अब हमारा नेक्स्ट क्या है, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादू टोना से संबंधित है? अब आप बताइए कि कौन सा वेद जो है जादू टोना से संबंधित है। अगर आपको जादू टोना सीखना है तो कौन सा वेद आपको पढ़ना पड़ेगा? तो दोस्तों अथर्ववेद। कौन सा वेद? अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में किसका ज्ञान है? जादू टोना का। तो आपको जादू टोना नहीं सीखना है, फिलहाल अभी पढ़ना है। तो कौन सा वेद जादू टोना से संबंधित है? अथर्ववेद से। अब देखिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पतंजलि का संबंध किस दर्शन से है? आप सभी को पता होगा कि पतंजलि का संबंध जो है वो किस देश से है। अभी जो पतंजलि का प्रचार एडवर्टाइजमेंट कौन करते हैं? बाबा रामदेव। अब आपको पता होगा कि बाबा रामदेव किसके लिए प्रसिद्ध है? तो योगा करवाने के लिए। तो इसीलिए पतंजलि का संबंध जो है किससे है? तो योग दर्शन से। किससे संबंध है? योग दर्शन से। तो पतंजलि का संबंध किस दर्शन से? योग दर्शन से। तो बाबा रामदेव क्या करते हैं? योगा का जो है उनका लाइव आते रहते हैं टीवी पे। तो पतंजलि का संबंध किससे? योग दर्शन से। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स मनाया जाता है। तो सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स जो है कहाँ पे मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अजमेर में। दोस्तों इन सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस जो हम कर चुके हैं, तो अब हमें जो क्या करना है, जल्दी जल्दी इस सेशन को जो एंड करना है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण का श्रेय किसको दिया जाता है? तो खजुराहो में जो मंदिर बनवाया गया उनका श्रेय किसको दिया जाता है? तो दोस्तों जल्दी से बताइए किसको दिया जाता है? खजुराहो स्थित मंदिर के निर्माण का श्रेय किसको दिया जाता है? तो चंदेलों को। किसको दिया जाता है? चंदेलों को। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो बताना ही पड़ेगा कि हाथी गुम्फा किस राज्य में स्थित है। तो हाथी गुम्फा जो है किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों उड़ीसा में। हाथी गुम्फा जो है किस राज्य में है? उड़ीसा में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जयपुर, दिल्ली, मथुरा तथा उज्जैन में जंतर मंतर के नाम से वेधशाला का निर्माण किसने करवाया था? तो अनिल जी आपको जल्दी से इसका आंसर देना है कि जयपुर, दिल्ली, मथुरा तथा उज्जैन में जंतर मंतर के नाम से वेधशाला का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों किसने करवाया था? सवाई राजा जय सिंह ने। सवाई राजा जय सिंह ने जयपुर, दिल्ली, मथुरा और उज्जैन में जंतर मंतर के नाम से वेधशाला का निर्माण करवाया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन है बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा जो है वो कहाँ स्थित है? इसे हम द्वितीय ताजमहल भी कहते हैं। तो बीबी का मकबरा जो है वो कहाँ पे स्थित है? यानी द्वितीय ताजमहल जो है वो कहाँ पे स्थित है? औरंगाबाद में। कहाँ पे स्थित है? औरंगाबाद में। और द्वितीय ताजमहल का नाम क्या है? बीबी का मकबरा। तो बीबी का मकबरा जो है कहाँ पे स्थित है? औरंगाबाद में। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी अकादमी भारत में नृत्य, नाटक तथा संगीत के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तरदायित्व है?
तो निम्नलिखित में से कौन सी अकादमी भारत में नृत्य, नाटक तथा संगीत के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तरदायित्व है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संगीत अकादमी। कौन सा अकादमी? संगीत अकादमी। अब देखिए क्वेश्चन है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? इसका आंसर तो आप सभी को बचपन से ही पता होगा कि हिंदी जो है किस लिपि में लिखी जाती है। तो जल्दी से बताइए, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो दोस्तों हिंदी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। हिंदी जो है किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी में। अब यहाँ पे देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? अब जल्दी से बताइए कि विश्व में सबसे अधिक डाकघर जो है वो किस देश में है? भारत, जापान, चीन और फ्रांस। तो विश्व में सबसे अधिक डाकघर जो है वो कहाँ है? अपना प्यारा सा देश भारत में। तो विश्व में सबसे अधिक डाकघर जो है किस देश में? भारत में। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? अब 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण जो है वो किसने करवाया था? तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए कि 2.5 दिन का झोपड़ा जो है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो 2.5 दिन के झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है, वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों कहाँ आयोजित किया जाता है? तो राजस्थान में। तो वार्षिक पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है? राजस्थान में। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाला प्रथम आचार्य कौन थे? क्वेश्चन क्या है? भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाला प्रथम आचार्य कौन थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर जो क्या हो जाएगा? रामानुज। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? रामानुज। अब देखिए क्वेश्चन है, शिकागो में संपन्न 1893 के विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कौन किए थे? तो भारत का प्रतिनिधित्व जो है वो कौन किए थे? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण दिया? तो चोल के राजाओं ने किन धर्म को जो है संरक्षण दिया, यानी रहने के लिए दिया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो शैव धर्म को। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण दिया? तो शैव धर्म को। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, हिंदू धर्मावलंबियों की पूजा स्थल क्या कहलाती है? तो हिंदू जहाँ पूजा करने जाता है वो स्थल क्या कहलाता है? तो उस स्थल को किस नाम से जानते हैं? तो जल्दी से कमेंट कीजिए, किस नाम से जानते हैं? मंदिर के नाम से। तो हम पूजा करने कहाँ मंदिर ही जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण कहाँ से मिला है? तो लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण जो है वो कहाँ से मिला है? तो दोस्तों जल्दी से इसका आंसर बताइए, कहाँ से मिला है? तो मत्स्य पुराण से। कहाँ से? मत्स्य पुराण से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैशेषिक दर्शन का प्रणेता किसे कहा जाता है? तो वैशेषिक दर्शन का प्रणेता किसे कहा जाता है? तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो कनाद को। वैशेषिक दर्शन का प्रणेता किसे कहा जाता है? कनाद को कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो शंकराचार्य का जन्म जो है वो कहाँ पे हुआ था? तो जल्दी से कमेंट कीजिए और इसका आंसर बताइए कि आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो दोस्तों कहाँ पे हुआ था? केरल में। तो शंकराचार्य जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? केरल में। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, प्रसिद्ध केला देवी मेला। क्वेश्चन क्या है? केला देवी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? अब आपको बताना है कि केला देवी मेला जो है वो कहाँ पे आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों कहाँ पे आयोजित किया जाता है? करौली में। कहाँ पे? करौली में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। केला देवी मेला जो है वो करौली में आयोजित किया जाता है। इसमें आपको एक भी क्वेश्चन जो गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह क्वेश्चन हमने पिछले सेशन में जो है प्रैक्टिस कर लिया था। तो आपको इसमें एक भी आंसर जो गलत नहीं देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व प्रसिद्ध दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? इस बार एक भी व्यक्ति का आंसर गलत नहीं होना चाहिए कि विश्व प्रसिद्ध दांत का मंदिर कहाँ स्थित है। जल्दी से बताइए कि विश्व प्रसिद्ध दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कैंडी में। कहाँ स्थित है? कैंडी में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब देखिए क्वेश्चन है, सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो सिख धर्म के जो प्रवर्तक गुरु थे नानक, उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो गुरु नानक देव का जन्म जो है वो कहाँ पे हुआ था? तो तलवंडी में। कहाँ पे हुआ था? तलवंडी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप सभी को इसका आंसर पता होगा कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो जल्दी से बताइए गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो दोस्तों कहाँ दिया था? सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में। तो गौतम बुद्ध ने अपना
प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। अब क्वेश्चन है, प्रियवंदा मोहंती का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है? तो प्रियवंदा मोहंती का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला से है? तो जल्दी से बताइए, प्रियवंदा मोहंती का संबंध जो है किस शास्त्रीय नृत्य कला से है? तो दोस्तों किस कला से? ओडिसी से। तो प्रियवंदा मोहंती का संबंध जो है वो ओडिसी नृत्य से संबंधित है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरबा लोक शैली कहाँ प्रचलित है? अब आपको पता है गरबा जो शैली है, नृत्य शैली है, वो कहाँ प्रचलित है? तो जल्दी से इसका आंसर कीजिए, गरबा लोक नृत्य शैली कहाँ प्रचलित है? तो दोस्तों कहाँ प्रचलित है? गुजरात में। कहाँ प्रचलित है? गुजरात में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। साजन जल्दी से इसका आंसर दीजिए कि माइकल जैक्सन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? माइकल जैक्सन जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वो बैल का नृत्य से संबंधित है, पियानो बजाने से, पॉप संगीत से, जॉर्ज गायन से, या नाटक करने से? जल्दी से इसका आंसर बताइए कि माइकल जैक्सन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आप सभी ने माइकल जैक्सन का नाम सुना होगा, तो आप जल्दी से बताइए कि माइकल जैक्सन का निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों किससे? पॉप संगीत से। किससे संबंधित है? पॉप संगीत से। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अब देखिए क्वेश्चन है, किस वाद्य यंत्र वादक को पद्मश्री से लेकर के भारत रत्न तक के सभी सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है? तो अब बताइए किस वाद्य यंत्र वादक को पद्मश्री से लेकर के भारत रत्न तक के सभी सम्मानों से अलंकृत किया जा चुका है? तो कौन से वाद्य यंत्र वादक को जो है पद्मश्री से लेकर के भारत रत्न तक का सम्मान मिला हुआ है? तो दोस्तों किसका मिला हुआ है? बिस्मिल्लाह खां को। किसको मिला हुआ है? बिस्मिल्लाह खां को। और आपको कमेंट में बताना है कि बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र को बजाते थे। तो दोस्तों जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है कि बिस्मिल्लाह खां जो है किस वाद्य यंत्र को बजाते थे। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि बिस्मिल्लाह खां जो है किस वाद्य यंत्र को बजाते थे। तब तक चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। माइकल एंजेलो और लियोनार्डो दा विंची किस देश के विश्वविख्यात चित्रकार थे? क्वेश्चन क्या है? माइकल एंजेलो और लियोनार्डो दा विंची किस देश के विश्वविख्यात चित्रकार थे? तो दोस्तों किस देश के विश्वविख्यात चित्रकार थे? तो इटली के। तो माइकल एंजेलो और लियोनार्डो दा विंची किस देश के विश्वविख्यात चित्रकार थे? इटली के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी संप्रदाय किस धर्म से विकसित हुआ? तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि सूफी संप्रदाय किस धर्म से विकसित हुआ था? तो दोस्तों सूफी संप्रदाय जो है वो इस्लाम धर्म से विकसित हुआ था। किससे? इस्लाम धर्म से। अब क्वेश्चन है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए थे? अब बताइए कि जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको जल्दी से इसका आंसर बताना है कि जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए थे? तो दोस्तों कितने हुए थे? 24। कितने? 24। तो जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर थे? 24 तीर्थकर थे। अब क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है? अब आप बताइए कि वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या कितनी है? 4। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। अब बताइए कि ऋग्वेद में जो है सूक्तों की कुल संख्या कितनी है? तो ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो दोस्तों ऋग्वेद में जो है वो कितने सूक्त हैं? 1028। कितना है? 1028। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमद् भगवद गीता की रचना किसने की? क्वेश्चन क्या है? श्रीमद् भगवद गीता की रचना किसने की? नहीं सॉरी, श्रीमद् भागवत की रचना किसने की? तो किसने की थी? वेद व्यास ने। श्रीमद् भागवत की रचना किसने की? वेद व्यास ने। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? सी। क्वेश्चन क्या है, 16 महाजनपदों का उल्लेख किस बौद्धिक धर्म ग्रंथ से मिलता है? तो बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों जल्दी से आंसर कीजिए कि 16 महाजनपदों का उल्लेख किस बौद्ध धर्म ग्रंथ में मिलता है? बिल्कुल सही, कहाँ मिलता है? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? अंगुत्तर निकाय में। किसमें? अंगुत्तर निकाय में। तो 16 महाजनपदों का उल्लेख किस बौद्ध धर्म के ग्रंथ में मिलता है? अंगुत्तर निकाय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के पवित्र धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का संकलनकर्ता कौन है? तो दोस्तों अगर आपने आज सुबह 6 बजे वाली क्लास को अटेंड नहीं किया तो उसका लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से आप 6 बजे वाली क्लास को अटेंड कर सकते हैं, जिसमें हमने टॉप क्वेश्चनों का प्रैक्टिस किया था। तो दोस्तों इस 6 बजे वाली क्लास को देखना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हमारा जितना भी क्लास है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो सुबह 6 बजे वाली जो क्लास है उसको अटेंड करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या था? सिखों के पवित्र धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के संकलनकर्ता कौन है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव। अब नेक्स्ट है,
बाबा गड़िया पूजा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो बाबा गड़िया पूजा त्यौहार जो है वो भारत की किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों किस राज्य में? त्रिपुरा में। किस राज्य में? त्रिपुरा में। तो दोस्तों आप जो है सुबह 6 बजे वाली क्लास को अटेंड करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आज जो है आपको सारा का सारा PDF दे दिया जाएगा। तो और हम कोशिश करेंगे सारे PDF जो एक ही में सम्मिलित हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चित्तौड़ के दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? तो जल्दी से बताइए कि चित्तौड़ के दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो विजय स्तंभ का निर्माण जो है वो किसने करवाया था? तो राणा कुंभा ने। किसने करवाया था? राणा कुंभा ने। और विजय स्तंभ कहाँ पे है? तो चित्तौड़ के दुर्ग में। चित्तौड़ के दुर्ग में। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने उर्दू को अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की है? अब बताइए कि भारत का कौन सा राज्य है जो उर्दू की अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की है? तो किस राज्य ने उर्दू को अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की है? तो जम्मू कश्मीर। किसने? जम्मू कश्मीर ने। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के ब्राह्मी लिपि अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? इसका आंसर तो आप सभी को पता होगा कि अशोक के ब्राह्मी लिपि के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेस ने। किसने? जेम्स प्रिंसेस ने। इसका आंसर आप सभी को पता ही होगा कि अशोक के ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेस ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोधगया स्थित प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो बोधगया में जो प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर है, कौन सा मंदिर? महाबोधि मंदिर। तो इसका निर्माण जो है किसने करवाया था? तो जल्दी से आंसर कीजिए, किसने करवाया था? तो महाबोधि मंदिर का निर्माण अशोक ने करवाया था। किसने? सम्राट अशोक ने। तो बोधगया स्थित प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर का निर्माण अशोक ने करवाया था। अब देखिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और सबसे लास्ट क्वेश्चन क्या है? ओल्ड टेस्टामेंट किस धार्मिक संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है? क्वेश्चन क्या है हमारा? ओल्ड टेस्टामेंट किस धार्मिक संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यहूदी धर्म से। किस धर्म से? यहूदी धर्म से। तो ओल्ड टेस्टामेंट किस धार्मिक संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है? तो यहूदी धर्म से। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारे इस सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ से लाइक कर लें। और हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों आज जो है आपका सारा PDF मिल जाएगा। अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो हमारा टेलीग्राम ID है @dailyclass27। क्या है? डेली क्लास 27। तो आप जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, डेली क्लास 27। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों अब हम कब मिलेंगे? तो 3 बजे, 3 या 3:30 बजे, ठीक। उसके बाद रात में 8:30 बजे। तो रात में 8:30 बजे भी जो है हमारा क्लास आता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों उसको देखना ना भूलें। ओके दोस्तों, मिलते हैं अब 3 बजे।